Hello everyone, good morning to all of you and we are back with the editorial analysis. आज का editorial जो है वो The Indian Express का है and we are going to talk about that today with important extracts for but obvious reasons. So before we begin, शुरू करने से पहले an important information about the batch. So जो भी लोग नए हैं, they can take the batch or on Anytime Learning app. Anytime Learning app उजांग IAS Academy का है and इस पे मेरा एक कोर्स अवेलेबल है करंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जैसे एडिटोरियल एनालिसिस है टॉपिक डिस्कशन है उसी तरह के और करंट इवेंट्स के ऊपर डिस्कशन होता है सो यू कैन गेट मोर डिटेल्स फ्रॉम द गिवन नंबर दिए हुए नंबर से आप और डिटेल्स ले सकते हैं फिलहाल वी आर गोइंग टू फर्स्ट बिगिन विद द फैक्ट ऑफ द क्लिप पहले क्लिप देखेंगे फिर आगे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद इट So, a matter of concern, US report on religious freedom of India calls for a reflection. So, recently, कुछ टाइम पहले रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट रिलीज की गई थी किसने रिलीज करी थी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF उसने 2020 के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की थी एंड उसके अंदर इंडिया को क्या पोजीशन दी गई है उसके अंदर इंडिया की पोजीशन है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंड सीपीसी इज अ वेरी लो रैंक द लोएस्ट रैंकिंग होती है वो सीपीसी की रैंकिंग होती है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और वो रैंकिंग इंडिया की नहीं है तो इस आर्टिकल के अंदर जो भी डिस्कशन थे उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि ये सीपीसी कंट्रीज है क्या इस रैंकिंग का हमारे लिए मतलब क्या है कितनी कंट्रीज है किस कंट्रीज के साथ हम प्लेस हुए हैं इससे पहले कब हुआ था जो आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा है 2002 गुजरात कार्नेज के बाद ये पहली बार है कि इस तरह का कोई रैंकिंग इंडिया को मिली है एट सच अ लो रैंक तो शुरू करते हैं डिस्कशन और डिस्कशन शुरू करने से पहले वील हैव अ लुक एट द एग्जाम रिलेवेंस तो करंट इवेंट्स डेफिनेटली रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग से इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट से साथ ही साथ इंडियन गवर्नेंस पे भी क्वेश्चन है क्योंकि इस ये जो रैंकिंग है ये इंडियन गवर्नेंस पे क्वेश्चन रेज करती है कुछ सर्टेन डिसीजंस पे क्वेश्चन रेज करती है इसलिए ये टॉपिक जो है ये इंडियन गवर्नेंस इंडियन पॉलिसीज इंटरवियंस इन सब से रिलेटेड है साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस तो है ही तो करंट न्यूज क्या है although we have discussed but once again so current news is United States Commission on International Religious Freedom USCIRF ने 2020 के लिए अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है और उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग दी है एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी जो एक लोएस्ट रैंकिंग में आती है यूएससीआईआरएफ की लोएस्ट रैंकिंग में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न आती है और इससे पहले कब था लास्ट टाइम जब ये रैंकिंग आई थी तो लास्ट टाइम 2002 रायट्स के बाद 2004 की रैंकिंग में इंडिया की लो रही तो इससे पहले जो लोएस्ट रही है वो 2004 में रही है जब 2002 रायट्स के बाद वाले सिचुएशन में लास्ट ईयर रैंकिंग क्या थी तो लास्ट ईयर टीयर 2 कंट्रीज के अंदर था और इस बार किन कंट्रीज के साथ है चाइना साउथ कोरिया चाइना नॉर्थ कोरिया सऊदी अरेबिया इन कंट्रीज के साथ इंडिया प्लेस्ड है तो क्या सेटबैक्स रहे हैं या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया हैज बीन फेसिंग दिस लो रैंकिंग ये लो रैंकिंग जो इंडिया को मिली है ये क्यों मिली है तो अलार्मिंग सेटबैक्स इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों रहा है सर्टेन रीजंस हैव बीन टॉक्ड अबाउट इसमें कुछ रीजंस के बारे में हमें कि क्यों इंडिया की फ्रीडम को लेकर के रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के क्वेश्चन उठ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ ऑटोनॉमस स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का ऑटोनॉमस स्टेटस ले लिया था पॉलिटिकल विल से या पॉलिटिकल एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑटोनॉमस स्टेटस है वो अभी ले लिया गया था ऑटोनॉमस स्टेटस लेने का मतलब क्या था
तो आर्टिकल 370 रिमूवल हुआ था, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, और इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का ऑटोनॉमस स्टेटस ले लिया गया था। एंड काफी सारे चीजें ले ली गई थी। 35A आर्टिकल को भी अमेंड किया गया था। साथ ही साथ आफ्टर द डिसीजन और ड्यूरिंग द डिसीजन एंड आफ्टर दैट इंटरनेट शटडाउन देखा गया था फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। अगस्त में ये डिसीजन आया था, अगस्त से लेकर के ऑन अ लॉन्ग रन ये इंटरनेट शटडाउन फेस करना पड़ा था जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स को, अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोरेशन ऑफ इंटरनेट का डिसीजन दिया, उससे पहले इंटरनेट वाज कंप्लीटली ऑन अ शटडाउन या इंटरनेट ब्लैकआउट था जम्मू एंड कश्मीर में। वन रीजन। सेकेंड, freedom of expression under threat. Basically, for journalists, academics, and others have faced harassment and intimidation when addressing policy-sensitive topics. जर्नलिस्ट के साथ ज्यादा है कि वो किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं या कोई ऐसा इशू लेके आते हैं जो एक सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक माना जाता है, तो वहां पे फिर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उन्हें, हरासमेंट जैसे इश्यूज। फिर प्रोटेस्ट को दबाने का, जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था सीएए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, तो इस तरह के काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, उनको दबाया गया है, सप्रेशन किया गया। सप्रेशन यानी दबाना, तो दबाया गया है उन प्रोटेस्ट को, सबसाइड करा गया है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर कंप्लीट क्लियर डिस्क्रिमिनेशन वाज बीइंग रिपोर्टेड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है ऑन आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिनसे कंसर्न था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन के लिए सीएए भी काफी न्यूज में रहा कि नॉन मुस्लिम्स को फेवर कर रहा है। लोकलाइज्ड इंटरनेट शटडाउन, यानी काफी ऐसी जगह पे, जैसे दिल्ली में जेएनयू के प्रोटेस्ट के टाइम पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया, एग्जामिनेशन टाइम पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया। तो काफी टाइम पे अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे इंटरनेट शटडाउन काफी सारे देखने को मिले 2019 में, और इस वजह से भी ये प्रॉब्लम में रहा है। तो एनआरसी, द लास्ट इज एनआरसी, जो असम के अंदर कंप्लीट हुई है। सो कंट्रोवर्शियल सिटीजन रजिस्टर, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, इसके अंदर काफी सारा कंट्रोवर्सी था, बिकॉज काफी सारे ऐसे लोग थे जो दे डिडंट डिजर्व इट बट दे गॉट दैट थिंग, उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली। सो ये सारे कुछ उन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से हैं, या वो हाइलाइट्स हैं जिनकी वजह से इंडिया को वो ड्रॉप फेस करना पड़ा रैंकिंग में। तो रैंकिंग में इंडिया को जो ड्रॉप मिला है वो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से मिला है, या ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से मिला है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, या क्या मतलब है अगर इसकी रैंकिंग लो होती है हमारे पास। तो इफ वी मूव फॉरवर्ड, पहले हम यूएससीआईआरएफ के बारे में जानेंगे, और जब इसके बारे में पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि आगे इसके अंदर क्या सिचुएशन है, या व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। यूएससीआईआरएफ जो है वो एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टीसियन यूएस फेडरल गवर्नमेंट की कमीशन है, जो 1998 में एस्टैब्लिश की गई थी अंडर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघ सरकारी आयोग की स्थापना 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी। सो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एक्ट के अंदर 1998 में यूएससीआईआरएफ बनाई गई थी, और इसका काम क्या है, यूएस के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करना। कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चल रहा है डजंट मैटर, यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में रिलीजियस फ्रीडम को मॉनिटर करने का काम है, या अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर में धर्म की स्वतंत्रता पर निगरानी रखने का काम है। इसके अंदर कितने कमिश्नर्स हैं, तो 9 कमिश्नर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें से 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। बाकी डिविजन्स अलग हैं, यूएस की पार्टी की तरफ से अलग होंगे, ऑपोजिशन की तरफ से अलग होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से 3 नॉमिनेशन होते हैं। 3 नॉमिनेशन प्रेसिडेंट की तरफ से, 2
यूएसए की जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से एंड 4 ऑपोजिशन की तरफ से सो रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी और प्रेसिडेंट तीनों की तरफ से रिकमेंडेशन जाते हैं एंड टोटल 9 कमिश्नर होते हैं यूएससीआईआरएफ के अंदर। नाउ कंसर्न क्या है? अभी कंसर्न वैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है, लेकिन फर्दर मोर कंसर्न क्या है थोड़ा सा और देखें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिविल लिबर्टीज का वायलेशन, प्रोटेस्ट को दबाना, यानी कि बेसिकली लैक ऑफ अपैथी बाय जुडिशरी। जुडिशरी ने जो अपना रोल प्ले नहीं किया या जुडिशरी ने इंटरवीन नहीं किया, बीच में हाथ नहीं डाला इन इश्यूज में या इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए जुडिशरी ने अपना सपोर्ट नहीं दिया, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो नव अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर की विशेष स्थिति का हनन और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर विचार नहीं हुआ या बेसिकली वो चीजें जुडिशरी ने नहीं ली। अगर वो जुडिशरी अपने कंसिडरेशन में लेता जो हेट स्प्रेड था जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, हेट स्प्रेड अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स, ये सब चीजों के अगेंस्ट अगर इशू में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया होता तो काफी सारी चीजें शायद सही होती। तो ये रीजन है। और जैसे एनआरसी प्रोसेस है, इसके अंदर ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज किया था, लेकिन अगेन जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर रेगुलेशन नहीं किया। ठीक है, काफी लोग जो रह गए एनआरसी के अंदर, उनकी जो पीआईएल्स वगैरह है उनको जल्दी साइन ऑफ नहीं किया गया। सो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जुडिशरी की वजह से भी कुछ पॉइंटर्स क्वेश्चन में आए हैं। नेक्स्ट कंसर्न पॉइंट क्या है हमारा? इंटरनेशनल प्रेस्टीज। सालों तक, वर्षों से इंडिया हैज बीन अ कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न। अब काफी टाइम से इंडिया कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न रहा है, लेकिन इस बार रैंकिंग अफगानिस्तान, सूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट इनसे भी नीचे है। तो काफी टाइम से कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न रहा है, लेकिन इस बार इतनी डाउन हो गई है कि इवन अफगानिस्तान, सूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट ये भी इंडिया से ऊपर है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल प्रेस्टीज। हमारी जो इज्जत है इन द वर्ल्ड आउटसाइड, वहां पे क्वेश्चन हो सकता है। नाउ इंटरनेशनल प्रेस्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है? द रीजन इज कि एक बार जब दिस ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट्स यू एज अ लोअर रैंक, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो लॉस में हो जाती हैं फॉर द कंट्री। नाउ कंसर्न्स कैसे, अब प्रेस्टीज पे कैसे क्वेश्चन उठता है? नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैज अ राइट ऑफ इशूइंग सैंक्शंस, या सैंक्शंस इशू करा सकता है ये। तो जैसे 2002 राइट्स के बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा कैंसिल हो गया था या उन्हें परमिशन नहीं थी वहां जाने की, इसी तरह के सैंक्शंस, सिमिलर सैंक्शंस इशू किए जा सकते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन इशू करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन यूएससीआरआईएफ, इसकी रिकमेंडेशन पे सैंक्शंस इशू कर सकता है एंड फिर ये सब चीजें क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से डायरेक्ट सैंक्शंस इशू हो सकते हैं विच विल प्रोहिबिट द ट्रैवलिंग। ना 2000 ईयर में क्या हुआ, साल 2019 और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया पहली बार डाउनग्रेड हुआ है। ये मैंने अभी बताया ही था स्टार्टिंग में कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफी हद तक गिरी है। और रीजंस क्या रहे? बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट, हेट स्पीच, जर्नलिस्ट को बंद कराना, मॉब लिंचिंग, एनआरसी, सीएए और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस रहे, प्रोटेस्ट, इंटरनेट ब्लैकआउट। इन सब की वजह से 2019 की रिपोर्ट ड्रॉप हुई है, जो हमने शुरू में देख भी लिया। इंडिया हैज रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस या ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपोर्ट। नाउ इसमें इंडिया का नजरिया क्या रहा है? इंडिया ने इसको मानने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि हम इस रिपोर्ट को कंसिडर ही नहीं करते हैं, हम इसे अपना मान ही नहीं रहे। तो
दिस वाज इसे एक सही डिसीजन के तौर पे भी देखा जा रहा है, बिकॉज दे हैव नो राइट टू इंटरव्यू। किसी बाहर की कंट्री, किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे रहती भी नहीं है, उसको डिसीजन लेने का पावर नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पे सही है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इंडिया की फ्रीडम के ऊपर, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी करंट सिचुएशन है उसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए, बिकॉज फर्दर मोर ये आगे के लिए हेल्प कर सकता है। और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि बाकी की जो रैंकिंग्स आई हैं प्रेस फ्रीडम को लेकर, या इकोनॉमिक बिजनेस को लेकर के, बिजनेस रैंकिंग को लेकर के, फ्रीडम ऑफ इंडेक्स रैंकिंग को लेकर के, तो ऐसी काफी सारी रैंकिंग्स आई है। पॉवर्टी इंडेक्स को देख लें, हर रैंकिंग के अंदर इंडिया इज बीइंग डिग्रेडेड, हर रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन डाउनफॉल हो रही है। तो वो जो क्रिटिसिज्म हमें मिल रहा है, जो आलोचना मिल रही है, उसे भारत को या इंडियन गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इट मे हेल्प इन एनालाइजिंग द सिचुएशन। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट की वजह से क्या इशू हो सकता है, और कुछ इशू ऐसा कोई खास नहीं है, बट द रीजन दैट इट इज कंसिडर्ड इज बिकॉज कि इसकी ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं हुई थी, क्लोज्ड कोर्ट हियरिंग हुई थी, एंड दैट इज व्हाई हेट स्प्रेड करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बन गया था। ओके, सो इंडिया ने रिपोर्ट लेने से तो मना कर दिया, रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट नोज व्हाट इट इज गोइंग इनटू। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज द ट्रूथ इज द सेम, दैट इज कि इंडिया हैज बीन डिग्रेडिंग इन वेरियस पोजीशंस नाउ। काफी जगह पे इंडिया की रैंकिंग डाउन होती जा रही है। तो अब ये ऑथर चेंजेस क्या सजेस्ट कर रहा है, व्हाट डज द ऑथर से कि क्या हम कर सकते हैं। पहली बात, जो कोर्ट्स ने भी कई बार कहा है, मॉब लिंचिंग लॉज को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत भीड़ कानून को की जरूरत है। जैसे राजस्थान लेके आया था, वेस्ट बंगाल लेके आया था, ऐसे बाकी सब स्टेट्स के अंदर मॉब लिंचिंग के लिए या भीड़ में जो अटैक होता है उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग या वेरी एक्टिव लॉज होने चाहिए, और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जाए with the laws. Next, denial of reservation to scheduled castes too needs an overlook. जो scheduled caste SC/ST के लिए जो reservation है उसमें changes जो किए गए हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको दोबारा विजिट करना पड़ेगा। एंड SC/ST के जो रेगुलेशंस लिए गए थे उसको भी रिन्यू कर दिया गया है एक्ट के थ्रू, लेकिन उस रिजर्वेशन के बारे में कुछ परमानेंट करना, या जो बाकी ग्रुप्स हैं जो रिजर्वेशन मांगते हैं उनकी बातों में को ध्यान में रखना, दिस हैज बीन अ प्रपोजल। एंड थर्ड इज नेशन वाइड एनआरसी मस्ट बी ड्रॉप्ड। ये ऑथर का व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं है। ये ऑथर सेज कि नेशन वाइड एनआरसी को अभी के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए। नाउ there are certain students that might be confused कि सेंसस के साथ होने वाला था, क्यों नहीं हो रहा। सी, there are two things, NRC National Registration of Citizens, NPR National Population Register। now NPR जो है ये सेंसस के साथ होगा, डेफिनेटली होगा। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये सेंसस के साथ ऑर्गेनाइज होगा, एंड ये हर सेंसस के साथ होता है। ऑल्दो एनपीआर अभी आधार कार्ड जब बन रहे थे तब भी हुआ था। एनआरसी ऑन द अदर हैंड ये अलग है, क्योंकि इसमें सिटीजनशिप इन्वॉल्व है। एनपीआर में सिटीजनशिप इन्वॉल्व नहीं है, इतना ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि एक तो नेशन वाइड एनआरसी को ड्रॉप करना होगा, और साथ ही साथ सीएए के अंदर डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव है अल्पसंख्यकों के लिए उसे थोड़ा कम करना होगा। दैट मीन्स कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के बेसिस पे सीएए को अमेंड किया गया है उसमें थोड़ा सा रिकंसिडरेशन की जरूरत है, जिससे कि ये भेदभाव का टॉपिक ना बने। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स मिल गए हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए, अपने प्रीलिम्स के लिए। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है द हिंदू की वोकैबुलरी। सो आज की वोकैबुलरी वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है
प्रोग्नोस्टिकेट यानी कि प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, आगे की बताना। तो सेंटेंस हो सकता है यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू प्रोग्नोस्टिकेट द फ्यूचर, कि मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो आगे का या भविष्यवाणी करने में सफल रह सकते हैं अगर वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको यूज करने के बाद। तो बेसिकली आगे यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, आगे के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना, वो प्रोग्नोस्टिकेट है। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी कि अनिवार्य, बहुत ही ज्यादा जरूरी। इट्स इम्पेरेटिव टू रिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग दैट मेक्स हिज स्टमक अपसेट। ये जरूरी है कि वो सारी चीजें उसे खाने से रोका जाए जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है, उसके पेट को दिक्कत होती है। तो इम्पेरेटिव यानी कि बहुत ही जरूरी होना, क्रूशियल होना, अनिवार्य होना। बिलाइड, फेल टू गिव अ ट्रू इम्प्रेशन ऑफ समथिंग, किसी को झुठला देना, या जो आपने एक इम्प्रेशन है उसे आप क्रिएट नहीं कर पाए या उसे मेंटेन नहीं कर पाए। हिज वॉइस हैज एन एज दैट बिलाइड द स्माइल ऑन हिज लिप्स, यानी वो जो दिखा रहा था, द स्माइल, जो खुशी वो दिखा रहा था, वो उसकी वॉइस के साथ मैच नहीं हो रही थी या वो सिंक में नहीं थे, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। द स्माइल वॉज अ फेक वन। एंड लास्ट इज अबेट। अबेट यानी कि लेस इंटेंस हो जाना, कम होना, किसी भी चीज का कम या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, हल्का हो। जैसे द स्टॉर्म सडनली अबेटेड, जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो एकदम से कम हो गया। तो ये 4 वर्ड्स है। एंड फॉर दोज हु वांट टू जॉइन मी ऑन फर्दर डिस्कशंस, आगे और डिस्कशंस एंड न्यूज इवेंट्स के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एनी टाइम लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है वो कोर्स, एंड यू कैन सी फर्दर आर्टिकल्स ओवर देयर, आगे के आर्टिकल्स आपको वहां मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड होप टू सी यू एट 8 AM टुमारो। कल सुबह 8 बजे फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। अंटिल देन, गुड बाय।